हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के बाद हम उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट को इसका हेल्प हो सके। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं आरंभ और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहली बात हम सभी जानते हैं जो अम्ल होता है वो अम्ल क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल के बारे में हम क्या सब जानते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। अम्ल जो होता है हम सभी जानते हैं, अम्ल जल की उपस्थिति में, अम्ल जल की उपस्थिति में क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है तो हम सभी जानते हैं H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न, H+ आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो H+ आयन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है और ये अकेला कभी रहता ही नहीं है। ये इतने भाग दौड़ करता रहता है, उछल कूद करता रहता है कि ये किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है। होता एक्चुअली में ये है कि ये H+ आयन, ये जो H+ आयन होता है, ये H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहता, स्वतंत्र जो है नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। ये जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ जुड़कर, जल के अणुओं के साथ जुड़कर, ठीक है, जुड़कर हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए, अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है। ये H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहता है, ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक्चुअली में ये जो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, देखिए यहां पे होता है, ये जो HCl है, HCl अम्ल है। जब इसको हम सभी पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, क्या होता है, ये जो है H+ में टूट गया और H+ में टूट करके क्या होता है, ये जल का जो दो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन में से ये एक हाइड्रोजन जाके जुड़ के इसे H3O+ बना देता है और इसका जो ये क्लोरीन है ना Cl, ये यहां पर माइनस बन जाता है। ठीक है, तो यही जो H3O+ बना ना, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यहां पे हुआ कैसे, तो ये देखो आप, ये जो H+ है ये H2O से जाके जुड़ा
और बना दिया H3O+। और इसे ही हम क्या कहते हैं, हम सभी जानते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। और यही हाइड्रोनियम आयन के कारण, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन, इसी हाइड्रोनियम आयन के कारण ये जो लिटमस पत्र है ना, जो गीला लिटमस पत्र है, उसके कलर क्या हो जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं नीले से लाल हो जाते हैं। तो H प्लस H2O के साथ जुड़ा H3O+ बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। यानी हम सभी जानते हैं कि अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है, और H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहता, ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कैसे बनाता है अभी आपने समझ लिया। अब देखिए यहां पर एक दो बातें और है। यहां पर क्या एक दो बातें हैं, अगर हम क्षारक की बातें करें, किसकी बात करें, क्षारक का। क्षारक में क्या होता है, तो सेम, ये मान लो NaOH है, जब इसको आप सभी जल में डालोगे तो ये जो सोडियम है Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाता है। ठीक है, तो ये बातें क्षारक में होती है। OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है ये OH- आयन जो है, OH- आयन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्षारक में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। अम्ल क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। लेकिन क्षारक में कुछ और बातें हैं जिसको हम अभी आपको समझाएंगे। लेकिन ये दोनों बातें आपको समझ में आया होगा कि जल में जब अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है, जल में जब क्षारक को डालते हैं तो क्या होता है, किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से जल के अणुओं के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन जो है हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और किस तरह से जब हम क्षारक को जल में डालते हैं तो भैया जी यहां पर OH- आयन जो बनता है इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। और क्षारक की कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्षारक जो होता है, लिखेंगे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार, जिसे इंग्लिश में एल्कलाई कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सभी क्षार, सभी क्षार क्षारक, सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, कुछ क्षार है आप सभी जानते हो। देखिए सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। क्यों, जो क्षारक जल में घुल सकते हैं और OH आयन दे सकता है, वही क्षारक जो है क्षार हो सकता है। यहां पे आपको हम बता दें वैसे क्षार के उदाहरण कौन से हैं, तो कुछ उदाहरण हैं, देखिए यहां पर
उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि यहां पर हम ले सकते हैं NaOH, ये एक क्षार है। KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CN2H का होल ट्वाइस, Mg×OH का होल ट्वाइस। ये ऐसे क्षार हैं जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है, ये ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है, जल में घुलनशील हैं। और आपको ध्यान में रखना है जो क्षारक जल में घुलनशील हैं वही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क और मैग्नीशिया, ये सारे क्या हैं, क्षार के उदाहरण हैं। ये सभी क्षारक भी हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील भी हैं। तो आपको दिमाग में इसको बिठा करके रख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लो, मैं हट जाता हूं, फिर आगे हम अभी बता रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने अभी तक ले लिया, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम क्या पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे, तो वो सीखेंगे अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण। अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण को समझने वाले हैं। अब देखिए तनुकरण क्या होता है। जब हम देखिए जल में अम्ल एवं क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन की सांद्रता ठीक है, आयन की सांद्रता। आयन की सांद्रता क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं आयन की सांद्रता यानी H3O+, और या अगर वो क्षारक है तो OH-, ठीक है। अब H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन और OH- यानी अम्ल है तो H3O+ आयन में, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में, और OH- आयन में क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाता है। कमी आ जाता है प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहते हैं। अब देखिए ये तनुकरण हम करते क्या है, इसमें कुछ सावधानियां बरतने के लिए एनसीईआरटी में कह रखी है। क्या सावधानियां बरतनी है, अब देखिए यहां पर जब हम तनुकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, एक सेकेंड, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इसमें मान के चलो क्या है, इसमें है HCl स्ट्रॉन्ग, या H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें मान लो H2SO4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
गौर से समझिए, ध्यान से देखते चलिए क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरे टेस्ट ट्यूब से हम, ये H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे टेस्ट ट्यूब से इसमें सीधे जल के बूंदे को इसके अंदर डाल रहे हैं, जल के बूंदे को डाल रहे हैं। तो एक्चुअली यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रयोग मान के चलो है, ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं, इस प्रयोग में हम क्या कर रहे हैं, अम्ल में, यहां पे ध्यान रखना, अम्ल में जल को मिला रहे हैं। मिलाना, इस प्रयोग में अम्ल में क्या कर रहे हैं, जल को मिलाना। तो क्या होगा, ये अम्ल जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, H2SO4 है। जब भी इसमें क्या करेंगे, पानी को डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, और हो सकता है कि ये जो एसिड है H2SO4 है, ये उबल करके उष्मा के, अत्यधिक उष्मा ताप के कारण ये इसमें से निकल करके बाहर आ जाए। अगर आप टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़े हो तो आपके हाथ को जला दे, हाथ को डैमेज कर दे। तो ये जो प्रयोग आप कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा, ये प्रयोग क्या है, ये प्रयोग नहीं करना। ये प्रयोग कैसा है, तो गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि इस प्रयोग से क्या हो जाएगा, आपको हानि हो सकता है, हाथ भी जल सकता है। ठीक है, ये प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका सही तरीका क्या है। तो इस प्रयोग का सही तरीका है, सही तरीका, ठीक है, देखिए सही तरीका है कि भैया जी आप एक टेस्ट ट्यूब लो, इस टेस्ट ट्यूब में पहले आप क्या करो, जल को डाल दो, पानी भर लो, और पानी भरने के बाद फिर जिस टेस्ट ट्यूब में आपने अम्ल को रखा है, उस अम्ल वाले टेस्ट ट्यूब में से अम्ल को धीरे धीरे, ठीक है, बूंद बूंद करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गिराओ, और इस टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहो। इसमें क्या होगा कि ये जो है अत्यधिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा, आराम आराम से बूंद बूंद करके हम इसके अंदर गिराते चलेंगे, और इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे, जैसे मान के चलो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर से हम HCl या H2SO4 सांद्र अम्ल किसी को भी हम मिला रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। ये जो तनुकरण करने का तरीका है ये सही है। ये जो तनुकरण करने का सही है कि भैया जी अम्ल में अगर हमने पानी को डाला, ये बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसानदेही हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है। लेकिन अगर आप पानी में एसिड को मिलाते हो और तनुकरण करते हो, ये तरीका क्या है, ये सही तरीका है। ये कैसा तरीका है, ये सही तरीका है। ठीक है, और इस तरीका से हमें क्या करना है, तनुकरण करना है। ये सही तरीका है तनुकरण करने का, तनुकरण करने का। ठीक है, ये सही तरीका है तनुकरण करने का, और ये जो है तरीका गलत है, इसमें दुर्घटना घट सकती है। तो अम्ल एवं क्षारक को तनुकरण कैसे किया जाए, तो हम क्या करेंगे, पानी लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और सांद्र अम्ल या क्षारक है उसको आराम से धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाते चलेंगे, ताकि उस टेस्ट ट्यूब में जो आराम से जो है क्या हो सके, उसका तनुकरण हो सके। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं तो, और क्षारक को ले लेते हैं, प्रबल क्षारक और प्रबल मान के चलो अम्ल को ले लेते हैं, अगर उसे सीधे उसमें पानी को डालते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को रखा है तो
आपका हाथ जल जाए, आपके चेहरे जल जाए, क्योंकि उतना उष्मा छिपी अभिक्रिया होगा कि वो एसिड जो है, वो पदार्थ जो है, वो मिश्रण जो है आपके हाथ में आकर के लग सकते हैं, गिर सकते हैं, यहां तक कि टेस्ट ट्यूब भी टूट सकता है। वो कांच का जो टेस्ट ट्यूब है वो भी टूट सकता है, फूट सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण, जल में अम्ल एवं क्षारक को मिलाते हैं तो उसका आयन की सांद्रता क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाता है। इसी घटना को हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है, और इस तनुकरण करने की जो सही विधि है, इसको हमने यहां पर आपको समझाया। अगले क्लास में हम समझेंगे, क्या समझेंगे, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हम लोग समझेंगे, और कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, उसको हम लोग यहां पर जो है सारणी के माध्यम से, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो कहां पे कौन सा अम्ल होता है, वो सारे अम्ल को हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में वो भी ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अम्ल एवं क्षारक का तनुकरण। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।